के आंकड़े देखे जिनके मुताबिक लगभग 10 बिलियन मील की उड़ान में केवल एक दुर्घटना होती है। हवाई यात्रा आजकल बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। दुर्भाग्य से इसके बावजूद हवाई दुर्घटनाएं होती है, परंतु जब कोई दुर्घटना होती है तो सिविल एरोनॉटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन तत्काल जांच शुरू कर देता है कि क्या दुर्घटना का कारण था। मीलों दूर तक फैले मलबे को इकट्ठा किया जाता है। विशेषज्ञों का समूह यह विचार करता है कि क्या हुआ होगा जिस वजह से दुर्घटना हुई। गवाह और जिंदा बचे लोगों से बातचीत की जाती है। जांच कई हफ्ते कई महीनों तक चलती है जब तक कि इस सवाल का जवाब न मिल जाए, यह दुर्घटना क्यों हुई। एक बार सीएए को जवाब मिल जाता है तो तत्काल ऐसे कदम उठाए जाते हैं कि फिर कभी इस तरह की दुर्घटना न हो पाए। अगर दुर्घटना किसी तकनीकी खराबी के कारण हुई थी तो उसी तरह के दूसरे जहाज़ों में उस तकनीकी दोष दूर किया जाता है। अगर कोई यंत्र दोषपूर्ण होता है तो उसमें सुधार किया जाता है। आधुनिक हवाई जहाज हजारों सुरक्षा यंत्र सीएए की तरह हजारों जांच के परिणाम स्वरूप तैयार हुए हैं। सीएए के अध्ययन से हवाई यात्राएं पहले से ज़्यादा सुरक्षित हो जाती हैं। असफलताओं से सीखने की प्रेरणा इसी को कहते हैं। डॉक्टर्स भी असफलताओं के सहारे बेहतर स्वास्थ्य और लंबे जीवन को सुनिश्चित करते हैं। अक्सर जब कोई मरीज किसी अनजान कारण से मरता है तो डॉक्टर यह जानने के लिए पोस्टमार्टम करते हैं कि उसकी मौत का कारण क्या था। इस तरह वे मानव शरीर की कार्यप्रणाली के बारे में ज़्यादा जान पाते हैं और कई दूसरे लोगों की जिंदगी यह बचा पाते हैं। मेरा एक दोस्त सेल एग्जीक्यूटिव है जो हर महीने अपने सेल्समैनों को यह बताने के लिए एक मीटिंग करता है कि वे कोई महत्वपूर्ण बिक्री क्यों नहीं कर पाए। ग्राहक और सेल्समैन के बीच की पूरी वार्ता का विश्लेषण किया जाता है और यह सीख जाता है कि किस तरह भविष्य में ऐसी गलतियां न की जाए जिनसे असफलता मिली। यही सफल फुटबॉल कोच भी करते हैं। वो जो जितने मैच हारते हैं उससे कई ज़्यादा मैच जीतते हैं। वे भी अपनी टीम के साथ हर मैच का विश्लेषण करते हैं और खिलाड़ियों को उनकी गलतियां बनाते हैं। कई कोच तो हर मैच को वीडियो फिल्म भी बनवाते हैं ताकि वो अपनी टीम के सामने आपको गलत चालों से देख सके। इसका उद्देश्य टीम अगला मैच बेहतर खेल सके। सीएए के अधिकारी सफल सेल एग्जीक्यूटिव, डॉक्टर, फुटबॉल कोच और हर क्षेत्र में प्रोफेशनल सफलता के इस सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। हर असफलता से कुछ न कुछ बचा लो। जब हम असफल होते हैं तो हम भावनात्मक रूप से इतने दुखी और विचलित हो जाते हैं कि हम उससे सबक सीखना भूल जाते हैं। प्रोफेसर जानते हैं कि वे फेल होने के बाद विद्यार्थी की प्रतिक्रिया से ही सफलता की उसकी संभावना पता चलती है। जब मैं डेट्रॉइट में वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था तो मैंने एक सीनियर विद्यार्थी को फेल कर दिया था। मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इससे विद्यार्थी को गहरा धक्का लगा। उसने ग्रेजुएशन के बाद की योजनाएं बना ली थी और इस कारण उसकी हंसी उड़ना तय थी। उसके पास दो विकल्प थे, या तो वह एक साल और पढ़कर परीक्षा पास करे या फिर वह बिना डिग्री लाए कॉलेज छोड़कर चले जाए। मुझे आशा थी कि अपनी असफलता पर विद्यार्थी निराश होगा, शायद वह उत्तेजित भी हो। जब मैंने उसे यह समझा कि वह असफल क्यों हुआ था तो उसने यह माना कि उसने इस बार ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, परंतु उसने कहा मेरा पिछला रिकॉर्ड तो ठीक ठाक है, आपने उसे ध्यान में क्यों नहीं रखा। मैंने उसे बताया कि ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हम हर साल का अलग अलग मूल्यांकन करते हैं। मैंने यह भी जोड़ा कि कठोर शैक्षणिक नियमों के चलते नंबर भी तभी बढ़ जा सकते हैं जब जांचने वाले प्रोफेसर ने कोई गलती की हो। जब विद्यार्थी को यह पता चला कि उसके नंबर बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो चुके तो वह काफ़ी गुस्सा हो गया। उसने कहा, प्रोफेसर, मैं आपको इस शहर के 50 लोगों के नाम गिना सकता हूँ जो बेहद सफल है पर वे कभी कॉलेज नहीं गए, न ही उनके पास कोई डिग्री है। ग्रेजुएशन की डिग्री का महत्व ही क्या है? परीक्षा में थोड़े खराब नंबर मिलने के कारण क्या मुझे मेरी डिग्री नहीं मिलेगी? भगवान का शुक्र है। उसने आगे कहा, बाहर की दुनिया में लोग आप जैसे प्रोफेसरों की तरह नहीं सोचते। इस टिप्पणी के बाद में 45 सेकंड तक रुका। मैंने यह सीखा कि जब आपकी आलोचना हो तो वाकई युद्ध से बचने का एक अच्छा तरीका जवाब देने में देरी करना है।
फिर मैंने अपने विद्यार्थी से कहा, ज़्यादातर तुम्हारी ज़्यादातर बातें सही है। ऐसे कई बेहद सफल लोग हैं जिनके पास कॉलेज की कोई डिग्री नहीं है या जिन्होंने इस डिग्री का नाम तक नहीं सुना है, और यह तुम्हारे लिए संभव है कि तुम बिना डिग्री के जीवन में सफल हो जाओ। पूरे जीवन के हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारे फेल होने का तुम्हारे जीवन की सफलता या असफलता से सीधा कोई संबंध नहीं है, परंतु फेल होने के प्रति तुम्हारे रवैये से बहुत फर्क पड़ सकता है। वह कैसे? उसने पूछा। मैंने जवाब दिया, बाहर की दुनिया में भी लोग आपको उसी तरह नंबर देते हैं जैसे हम लोग देते हैं। वहाँ भी इस बात का महत्व होता है कि आप अपने काम को कितनी अच्छी तरह करते हैं। बाहर की दुनिया में भी कोई काम आपको घटिया काम करने के लिए प्रमोशन नहीं देगा, न ही आपकी तनख्वाह बढ़ाएगा। मैं एक बार फिर रुका ताकि उसे पूरी बात समझ में आ जाए। फिर मैंने कहा, क्या मैं तुम्हें एक सुझाव दूँ? अभी तुम बहुत निराश हो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा, और अगर इस बात पर तुम उत्तेजित हुए हो तो मैंने उसका बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। मैं चाहता हूँ तुम इस अनुभव को सकारात्मक तरीके से ले लो। यह तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखा सकता है। अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। इस सबक को सीख लो, और आज से 5 साल बाद जाकर तुम्हें यह एहसास होगा कि यह तुम्हारे द्वारा सीखी गई जीवन की सबसे बहुमूल्य शिक्षाओं में से एक है। मैं यह जानकर खुश हुआ कि कुछ दिनों बाद उस विद्यार्थी ने एक बार फिर कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इस बार वह बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। इसके बाद वह खास तौर पर मुझसे मिलने आया और उसने मुझे बताया कि हमारी पहली वाली मुलाकात ने उस पर गहरा असर डाला था और उसे उस चर्चा से बहुत कुछ सीखा था। आपके कोर्स में फेल हो जाने से मैंने बहुत कुछ सीखा, उसने कहा। यह अजीब लगेगा प्रोफेसर, परंतु अब मैं खुश हूँ कि मैं पहली बार पास नहीं हुआ। हम हार को जीत में बदल सकते हैं। सबक सीखो, उसे अपने जीवन में उतारो। पराजय की तरफ पीछे मुड़कर देखो और मुस्कुराओ। फिल्मों के शौकीन लोग महान अभिनेता बैरी मोर को कभी नहीं भूल पाएंगे। 1936 में बैरीमोर के नितंब में फ्रैक्चर हो गया। यह फ्रैक्चर कभी ठीक नहीं हो पाया। कई लोगों को लगा कि मिस्टर बैरीमोर की जिंदगी खत्म हो गई, परंतु नहीं, मिस्टर बैरीमोर को ऐसा नहीं लगा। उन्होंने इस बाधा को दूर करके अपने अभिनय की सफलता से बड़ी सफलता का रास्ता बना लिया। अगले 18 सालों तक दर्द के बावजूद उन्होंने व्हीलचेयर पर बैठे बैठे दर्जनों सफल भूमिकाओं में अभिनय किया। 15 मार्च 1945 को डब्ल्यू कॉल्विन विलियम्स फ्रांस में एक टैंक के पीछे चल रहे थे। टैंक एक बारूदी सुरंग से टकराया, उसमें विस्फोट हुआ और इससे मिस्टर विलियम हमेशा के लिए अंधे हो गए। परंतु यह दुर्घटना मिस्टर विलियम को पादरी और सलाहकार बनने के अपने लक्ष्य का पीछा करने से नहीं रोक पाई। जब उन्होंने कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लिया, और वह भी ऑनर्स के साथ, तो विलियम्स ने कहा कि उनके विचार से उनका अंधापन उनके चुने गए करियर में एक वरदान साबित होगा। मैं कभी बाहरी चीज़ों को देखकर निर्णय नहीं लूँगा, इसलिए मैं हमेशा व्यक्ति को दूसरा मौका दूंगा। मेरे अंधेपन से मुझे यह लाभ भी होगा कि कोई व्यक्ति कैसा भी दिखे, मैं सबके साथ एक जैसा व्यवहार करूँगा। मैं इस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ जिसके पास कोई भी आ सके और बेझिझक आकर अपने दिल की बात कह सके। क्या यह एक शानदार उदाहरण नहीं है कि किस तरह एक क्रूर कटु हार को जीत में बदला जा सकता है? हार केवल एक मानसिक स्थिति है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा एक दोस्त स्टॉक मार्केट में सफल और प्रसिद्ध निवेशक है। वह अपने निवेश के हर निर्णय को अपने अतीत के अनुभव के आधार पर लेता है। एक बार उसने मुझे बताया, जब मैंने 15 साल पहले निवेश करना शुरू किया तो मेरे हाथ कई बार जले। ज़्यादातर शुरुआती लोगों की तरह मैं भी फटाफट अमीर बनना चाहता था, परंतु इसके बजाय मैं जल्दी ही दिवालिया हो गया। परंतु इसके बावजूद मैंने हार नहीं मानी। मुझे अर्थव्यवस्था की मूलभूत शक्ति का ज्ञान था, और मैं यह जानता था कि लंबे समय में अच्छी तरह चुने गए शेयर में निवेश करना समझदारीपूर्ण होता है।
तो मैंने अपने शुरुआती बुरे निवेशों को अपनी शिक्षा की कीमत मान लिया। वह हंसते हुए कहा, दूसरी तरफ मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो एक दो मूर्खतापूर्ण निवेश करने के बाद शहरी विरोधी बन जाते हैं। अपनी गलतियों का विश्लेषण करने के बजाय एक और अच्छी संस्था जुड़ने के बजाय वे इस गलत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शेयर मार्केट में पैसे लगाना मतलब है जुआ खेलना, एक ऐसा जुआ जिसमें देर सवेर हर व्यक्ति हारता है और असफलता से कुछ न कुछ बचाने का फैसला करें। अगर अगली बार जब नौकरी या घर में कोई गड़बड़ हो तो शांत हो जाए और यह पता लगे कि गड़बड़ कहाँ शुरू हुई थी। इससे आप उसी गलती को दोबारा करने से बच सकते हैं। अगर हम कुछ सीखते हैं तो असफल भी होना भी फायदेमंद साबित हो सकता है। हम इंसान भी अजीब होते हैं। अपनी असफलताओं का श्रेय तो हम पूरा लेना चाहते हैं। जब हम जीतते हैं तो हम पूरी दुनिया को इस बारे में बताना चाहते हैं। यह स्वाभाविक है कि हम लोगों के मुंह से में यह सुनना चाहे, यही व्यक्ति है जिसने इतना बड़ा काम किया। परंतु अपनी असफलता का श्रेय व्यक्ति तत्काल किसी दूसरे की मत में मोड़ देता है। जब सामान नहीं बिकता तो सेल्समैन ग्राहकों को दोष देते हैं। अफसरों के लिए यह स्वाभाविक है कि वे गलत काम होने पर कर्मचारियों या दूसरे अफसरों को दोष देते हैं। अफसरों के लिए यह स्वाभाविक है कि वे गलत काम होने पर कर्मचारियों या दूसरे अफसरों को दोष दें। घरेलू लड़ाइयाँ और समस्याओं के लिए अपनी पत्नियों को दोष देते हैं और अपनी पत्नियां अपनी पतियों को दोष देते रहते हैं। यह तो सच है कि इस जटिल संसार में दूसरे लोग हमें धक्का मारकर गिरा सकते हैं, परंतु यह भी सच है कि ज़्यादातर हम खुद ही अपने आप को गिराते हैं। हम अपनी व्यक्तिगत कमियां व गलतियां के कारण ही हारते हैं। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही था। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो तो कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया। रॉबर्ट और मेरी डेटिंग फरवरी 1984 में होनोलुलु, हवाई में शुरू हुई थी। उस शाम पहली डेट पर उसने मुझे पूछा था, आप जीवन में क्या करना चाहती हैं? मैंने कहा था, मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहती हूँ। उस वक्त मैं होनोलुलु में एक मैगजीन संभाल रही थी। रॉबर्ट ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको वह सिखा सकता हूँ जो मैं जानता हूँ और जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया है। उसी महीने हमने एक नया बिजनेस इकट्ठे शुरू किया। हमने एक अनोखा लोगो डिजाइन किया, इसे शर्ट और जैकेट पर लगवाया और हमने पूरे अमेरिका में अपने प्रोडक्ट बेचते हुए यात्रा की। इस बिजनेस का असली लक्ष्य 1 साल की हमारी शिक्षा का खर्च निकालना था। बिजनेस सेमिनार, मीटिंग और देश में भर होने वाले कॉन्फ्रेंस में भाग लेने का खर्च। और हम अपने अगले बिजनेस की तैयारी कर रहे थे जो हम बनाने जा रहे थे। हमने अपना 1 साल पूरा लक्ष्य कर लिया और अपना शर्ट और जैकेट का बिजनेस बंद कर दिया। हवाई में जो भी कुछ भी था वह सब हमने दिसंबर में 1984 में बेच दिया। हम दक्षिणी कैलिफोर्निया चले आए और यहाँ हमारा नया बिजनेस शुरू किया। 2 महीने में हमारी सारी बचत खत्म हो गई। हम दिवालिया हो चुके थे। हमने एक दोस्त के दरवाजे खटखटाए और रात भर जगह देने का आग्रह किया। हम समुद्र किनारे सोए। कई रातों को तो हम पुरानी उधार ली हुई खटारा टोयोटा में भी सोए। मेरे परिवार वालों ने सोचा कि हम पागल हो चुके थे और हमारे दोस्तों ने सोचा कि हम पागल हो चुके थे। यह नहीं कि कई बार तो हमने भी सोचा कि हम पागल हो चुके थे। सच कहूँ तो मैं नहीं जानती कि इस मुश्किल से सफलतापूर्वक उबर पाए होते अगर हम दोनों इकट्ठे नहीं होते। ऐसी रातें थी जब हम एक दूसरे को थमा करते थे। तूफान में थोड़ा सा सहारा हासिल करने के लिए क्या मैं डरी हुई थी? हाँ। क्या मेरा विश्वास डगमगा रहा था? क्या मैं कभी सोचा कि हम यह लोग नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल। बहरहाल हमने संकल्प कर लिया था कि हम लोग
चलते रहेंगे और हम चलते रहे। जिस चीज़ ने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया वह था बिजनेस बनाने का हमारा संकल्प, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था तनख्वाह के लिए दोबारा काम न करने का संकल्प। उस बिंदु पर नौकरी हासिल करना बहुत आसान चीज़ होती, बहरहाल हमारे लिए यह पीछे लौट जाने की तरह होता। हम जानते थे कि हम क्या चाहते थे, हमें बस उस समय तक इस बात का पूरा पता नहीं था कि वह कैसा पहुंचा जाए। यह हमारे जीवन में अक्सर होता है। कुछ मिलाकर मुद्दे की बात यह है कि हम पीछे नहीं लौटे, हम अपने सपने पे लगे रहे और हमने अपना सपना बना यह एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा बिजनेस जो 7 देशों में काम कर रहा है। हमने 1994 में उस बिजनेस को बेच दिया और आज हमारा समय मुख्य रूप से निवेश करने और स्टडी बिजनेस में लगता है।